व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। शुरुआत व्याकरण से करेंगे, वर्ण परिचय से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, व्याकरणम। क्या है? व्याकरणम, है ना। आप व्याकरणम का अर्थ समझते होंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ग्रामर। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ग्रामर। और हिंदी में भी आप व्याकरण बोलते हैं। और वही संस्कृत में जो है व्याकरणम, क्या बोलेंगे? व्याकरणम। मकार अंतिम में रहेगा, है ना, हल वर्ण से युक्त, तो व्याकरणम। जैसे फलम बोलते हैं ना, उसी तरह व्याकरणम। व्याकरणम रूप भी चलता है इसका, जैसे फलम फले फलानी, उसी तरह व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानि। तो आइए हम लोग सबसे पहले वर्ण परिचय को जानेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ण परिचय क्या लिखा है, वर्ण परिचय। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है? संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन है, आइए जानेंगे। बोला एक नंबर में स्वर और दूसरे में व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कोई भी पूछे तो आप बोलेंगे संस्कृत भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहते हैं। अर्थात जो स्वर वर्ण है इसको हम अच कहेंगे। स्वर वर्ण को क्या बोलेंगे बच्चों? अच। जब आगे आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच मिलेगा। अ ई उ री री ए ओ आई औ, है ना, जो स्वर वर्ण है वही अच हो गया। अ ई उ ए आई ओ औ ये क्या है? अच है, तो इसको स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, और जो ये व्यंजन है, व्यंजन दिख रहे हैं ना, व्यंजन, इसको हम हल भी कहेंगे, हल। स्वर को अच बोलेंगे, स्वर को आप क्या बोलेंगे संस्कृत में? अच। और हल किसको बोलेंगे? व्यंजन को। जो व्यंजन वर्ण आप बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन, व्यंजन का प्रयोग, तो व्यंजन को आप हल भी बोलेंगे, हल बोल सकते हैं, हल। स्वर को अच बोलेंगे और व्यंजन को हल बोलेंगे। इसीलिए यहां लिखा कि इन्हें क्रमशः, इन्हें किन्हें? तो स्वर और व्यंजन को, इनको, इन दोनों को, तो स्वर को बोलेंगे अच और व्यंजन को बोलेंगे हल। ठीक है, तो इन्हें क्रमशः अच और हल भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां लिखा है अ ई उ री री। क्या लिखा है? अ ई उ री री, ह्रस्व। जो अ ई उ री है ना, री, ये ह्रस्व वर्ण है। ये जो है ये ह्रस्व वर्ण है। किस प्रकार के वर्ण है? तो बोलिएगा आप, ये ह्रस्व वर्ण है, छोटा सा। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, छोटा वर्ण, ह्रस्व वर्ण। ठीक, फिर बोलता है जो आ ई उ और री हैं, ये दीर्घ वर्ण है, इनको हम दीर्घ वर्ण कहेंगे, है ना। बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, और जो ए ऐ ओ औ है ये भी दीर्घ है। ए का जैसे ही बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो जोर से ही निकलेगा, ए ऐ ओ औ, तो ये भी दीर्घ है। अब यहां लिखा है संयुक्त स्वर। क्या लिखा है? संयुक्त स्वर। इसमें स्वर जो है संयुक्त है। देखिए अ प्लस ई
बराबर ए हो जाएगा, होगा क्या नहीं? तो संयुक्त है, मिला हुआ है, तो इसीलिए ए। उसी तरह अ प्लस उ तो क्या हो जाएगा? ओ। ओ अ प्लस ई ओ हो गया, अ प्लस ई ए हो गया, अ प्लस उ ओ हो गया। उसी तरह अ प्लस ए आई हो जाएगा और ओ औ हो जाएगा। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर हैं। कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर है। इसमें जो वर्ण है वो संयुक्त है, मिला हुआ। आगे चलते। व्यंजन, क्या लिखा है? व्यंजन। अब देखिए व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं। अब व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क ख ग घ ङ ये क वर्ग में आता है। जो क ख ग घ ङ और च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, यहाँ देखिए लिखा होगा च छ ज झ। जैसे क ख ग घ ङ, इसको क्या बोलेंगे? क वर्ग। क वर्ग कहने का अर्थ है क ख ग घ ङ। उसी तरह च वर्ग कहने का अर्थ हो गया च छ ज झ य, ये हो गया च वर्ग। ट ठ ड ढ ण, ये क्या हो गया? ट वर्ग। और त थ द ध न, ये हो गया आपका त वर्ग। उसी तरह प फ ब भ म, ये हो गया प वर्ग। यदि कहेगा कोई प वर्ग सुनाओ तो आप क्या बोलेंगे? प फ ब भ म। और आगे जो है य र ल व, इसको हम अंतस्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे? अंतस्थ। कहेगा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो य र ल व। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई आपसे कहे कि उष्म वर्ण कौन से हैं, तो उष्म वर्ण के लिए ये देखिए श श स ह। जो श स श ह है, ये जो है उष्म वर्ण है। कौन सा वर्ण है? उष्म वर्ण है। ठीक है, क श छ, ये जो है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर को आप ध्यान से जानेंगे। जो है क्ष आप बोलते हैं ना, ये क्ष, इसमें वर्ण है, कई वर्णों से मिलकर ये बनता है। जैसे क्ष है तो यहां देखिए क, फिर मूर्धन श और फिर अ, तब जाकर के बन जाएगा क्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है? संयुक्त है, वर्णों का संयोग है। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं ये। जैसे छ हो गया, त्र हो गया। कौन कौन सा? देखिए ध्यान से। जैसे छ हो गया, त्र हो गया, उसके बाद ञ हो गया, ज य प्लस अ बराबर ञ। ठीक है, और श्र में भी स र फिर अ, श्र। ये से देखिए स प्लस र और अ, तो क्या हो जाएगा? स्र। ठीक है, तो ये कौन सा अक्षर है? तो संयुक्त अक्षर इसको कहेंगे। इसको कौन सा अक्षर कहेंगे? संयुक्त अक्षर। इसमें क्या क्या है? क, फिर श, फिर अ। तो इसको हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ऊपरयुक्त सभी व्यंजन वर्णों में, ध्यान दीजिए, ऊपरयुक्त सभी व्यंजन वर्णों में अ का संयोग है। जो ऊपर में जितने सारे व्यंजन वर्ण हैं उनमें अ छिपा रहता है, क्योंकि बिना आप स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं।
जब तक आप स्वर नहीं मिलाएंगे तो आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिखा है कि उपर्युक्त सभी व्यंजन वर्णों में अ का संयोग है, अ जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, अ के बिना इनका स्वरूप होगा क, ख, ग, घ इत्यादि। ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लेते हैं। जितने ये व्यंजन वर्ण हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, सभी में अ छिपा हुआ है। इन सारे व्यंजन वर्णों में क्या है? अ छिपा हुआ है। क प्लस अ बराबर क। तो स्वरों की सहायता से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसीलिए व्यंजन वर्ण में अ मतलब कहने का अर्थ है व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो वही बात है, यहां लिखा है कि अ के बिना, क्या लिखा है कि अ के बिना इनका स्वरूप होगा क ख ग। जैसे ये क में अ छिपा हुआ है, क प्लस अ तब हुआ है क। नहीं तो यदि अ हम नहीं बताएं तो पहले इसकी अवस्था ऐसी है, मतलब ये व्यंजन है, हल वर्ण से युक्त है, इसीलिए इसको हम हल वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? हल वर्ण। इसमें हलंत होता है, अ नहीं रहता है। इसीलिए जब हम इसमें अ हल के साथ जब अ मिला देंगे तो ये पूरा क हो जाएगा, क ख ग, तब हम अच्छे से शुद्ध रूप से उच्चारण इसका कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है वो स्वर वर्णों की सहायता से। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आगे चलते, बोला वाक्य में, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? वाक्य में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। जो वाक्य होता है उस वाक्य में बोल रहा है कि वर्णों के अतिरिक्त, जो वर्ण होते हैं उनके अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का, जो अन्य ध्वनि हैं उन ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो वर्णमाला में सम्मिलित न होते हुए भी अर्थबोध में सहायक होते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं। अयोगवाह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या बोला कि वाक्य के वर्णों के अतिरिक्त, वाक्य में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो अंग अह आदि विसर्ग आदि से युक्त होता है ना, तो उनका भी उच्चारण होता है ना। अन्य ध्वनि प्रतीक हैं वो। जैसे यहां देखिए उनको हम क्या कहेंगे? तो अवोगवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? अवोगवाह। अवो नहीं, अयोगवाह। अयोगवाह शुद्ध रूप से बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखा अयोगवाह। अब देखिए अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण, देखिए अनुस्वार हो गया, ये देखिए बिंदु से युक्त। ये क में जब अनुस्वार रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप, तो समझिए कि वहां पे अयोगवाह। देखिए ये देखिए क में अनुस्वार कंग, तो यहां भी ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। कौन कौन है? तो अनुस्वार हो गया, फिर विसर्ग हो गया, कंग, कह बोलते हैं ना, कह, रामः, विसर्ग से युक्त होता है। ठीक है, फिर चंद्र बिंदु, ऐसे चंद्र बिंदु, चांद, चांद बोलता है ना, तो चंद्र बिंदु, इसको भी हम अयोगवाह कहेंगे। आगे है चंद्री आगत ध्वनि अ, इस प्रकार का भी रहेगा, कभी कभी ऐसे भी रहता है, ऐसे डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण, क्या बोले कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान देना है, कोई आपसे पूछ दे कि अनुनासिक किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी हो उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। मुख और नासिका के सहयोग से, मुख से तो होता ही है और नासिका दोनों से हो, तो वही लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? अनुनासिक। जैसे ना, क्या बोलेंगे? ना, मुख से भी हो रहा, नासिका से भी हो रहा है। या, आप लोग भी उच्चारण करिए मेरे साथ, न, या, ण, न और म अनुनासिक वर्ण हैं। कोई आपसे पूछ दे कि जो म है वो कैसा वर्ण है तो आप क्या बोलेंगे? म जो है वो अनुनासिक वर्ण है। क्या बोलेंगे? अनुनासिक वर्ण है। जो ङ है वो अनुनासिक। पूछे आपसे कोई कि न कौन सा वर्ण है, बोलिएगा तुरंत झट से अनुनासिक वर्ण है। सभी स्वर दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला कि सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। जो स्वर है अ आ ई उ उसमें जो है अनुनासिक और अननुनासिक, अर्थात सभी स्वर दो प्रकार के होते हैं। सभी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी स्वर दो प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि अनुनासिक किसे कहते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख तथा नासिका से होता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। बोलेगा जैसे उदाहरण दीजिए, कौन कौन सा वर्ण? जैसे म, ङ, ण, न, ये सारे वर्ण जो हैं अनुनासिक हैं। अब आइए हम इनका उच्चारण देखेंगे, स्थान, इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, है ना। इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान, पहले स्वर को देखते हैं। अ आ, स्वर के साथ व्यंजन भी है यहाँ, है ना। तो अ आ और क ख ग घ ङ ह विसर्ग, इनका जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा। इनके लिए सूत्र भी होता है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं? अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। आप लोग गा के भी याद कर लें, क्या बोलेंगे? अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। अब आगे देखिए, ई ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ई च छ ज झ य य श तालव्य शकार, ठीक है। तो इसका उच्चारण तालु है, इसका उच्चारण तालु है। याद कैसे करेंगे? इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु कहने का अर्थ हो गया कि ई च छ ज झ य और अंतस्थ वर्ण य और तालव्य शकार का जो उच्चारण स्थान होगा वह तालु से होगा। कहां से होगा इन वर्णों का उच्चारण? तालु से। तो इसीलिए कहते हैं इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। आप लिख लें और गुनगुनाएं और गा गा करके इन वर्णों के स्थानों के नाम को जाने। चलते हैं आगे। री री ट ठ ड ढ ण,
रस। ठीक है, तो जो री री ट ठ ड ढ ण और र और श जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। अब आप बोलेंगे याद कैसे करें सर? तो इसके लिए गाएं ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या बोलेंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा कहने का अर्थ है कि री हर्स्वरी और दीर्घ री, ये देखिए तो हर्स्वरी और दीर्घ री ट ठ ड ढ ण र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। ठीक, अब आगे चलते हैं। री त थ द ध न और ल और श इनका उच्चारण स्थान दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। जो दांत है, मुख में जितने अवयव हैं, जितने हिस्से हैं, सभी से उच्चारण होता है। सभी का मतलब वर्ण, जितने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हैं सबके लिए उच्चारण स्थान क्या है? फिक्स है। तो कहने का अर्थ है जो री वर्ण है, जो त थ द ध न और ल और श का जो हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ से निकलता है? दांत से, दांत की सहायता से, दंत। तो क्या बोलेंगे? ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता कहने का अर्थ हो गया री और त थ द ध न, ल और स का क्या होगा उच्चारण स्थान? दंत अर्थात दांत। ठीक है, दांत से हम लोग बोलते हैं। अब आगे चलेंगे। उ उ क्या लिखा है? उ उ अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ। फिर प फ ब भ म, हर्ष उ दीर्घ उ और प फ ब भ म। थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे स्पष्ट। तो जो उ उ और प फ ब भ म है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मेरे प्यारे छात्रों ध्यान से देखिए, बिना ओठ को हिलाए आप प नहीं बोल पाएंगे, पापा नहीं बोल पाएंगे। पापा बोलने के लिए आपको इन दोनों ओठों का सहायता लेना ही पड़ेगा। इन दोनों ओठ की सहायता से ही आप उच्चारण कर पाएंगे। तो कोई आपसे पूछे कि प वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ओठ से। प फ ब भ म इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। संस्कृत में ओष्ठः बोलते हैं। और याद कैसे करें? तो उपु पद्मा निया नामोष्ठो, गा के याद करिए, एकदम आनंद से पढ़िए। ठीक है, टेंशन लेके नहीं, आराम से पढ़ना है और याद कर लेना। उपु पद्मा निया नामोष्ठो अर्थात जो उ और उ अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ, हम बोले ना उपु पद्मा निया नामोष्ठो अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ, प फ ब भ म इनका जो उच्चारण होगा वो ओष्ठ से होगा अर्थात होंठ से। ठीक है, चलते हैं अब आगे। बोला ए ऐ ओ औ। जो ए ऐ ओ औ है ये चार वर्ण और इसके साथ साथ व। ठीक है, तो बोला ए ऐ ओ औ, तो यहां बोला कंठ तालु। तो ए ऐ के लिए यहां निर्धारित किया कंठ तालु और ओ औ के लिए निर्धारित कर दिया कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। मतलब आप यूं याद रखिए, ऐसे पढ़िए कि ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्ठम। ए दैतो कंठ तालु का कहने का अर्थ है कि ए और ऐ जो वर्ण है इन दो वर्णों का कंठ और तालु हो जाएगा उच्चारण स्थान, और जो ओ और औ है इसका कंठोष्ठ हो जाएगा। ए ऐ का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ध्यान से देखिए, ये जो ए ऐ है इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु। आप बोलेंगे ए दैतो कंठ तालु, और बोले कोई आपसे कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे ओ दौतो कंठोष्ठम। क्या बोलेंगे? ओ दौतो कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का जो है कंठोष्ठ है, अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों।
जैसे ए और आई का कंठ तालु अर्थात कंठ और तालु, आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु, ठीक है। कंठ और तालु हो गया ए और आई के लिए, और ओ और औ के लिए कंठ और ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ का क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कंठ और ओष्ठ। एदय तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम। ए और ऐ का कंठ तालु, ओ और औ का कंठोष्ठ, ठीक है। अब बोला वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का क्या हो जाएगा? बोला दंतोष्ठम। जो ये व है, वह बोलते हैं ना व, तो व के लिए दांत का भी सहायता लेना पड़ता है। तो दांत के साथ साथ ओठ दोनों का, ओष्ठ, वो दौत वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और ओष्ठ दोनों। कोई पूछे आपसे कि व का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप बोलेंगे दंतोष्ठ से, दांत और ओठ से। चलें आगे चलते हैं। देखिए न नंबर, ये क्या है? न, या, न और म। पढ़िए आप लोग मिल करके, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है? न, या, न और म का उच्चारण स्थान स्वर्गीय स्थान और नासिका है। जो न, या, न है ना, इसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से, नासिका से, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। आज यहाँ पे विराम करते हैं, यहीं पे हम रखते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करना। तो ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और आपस में मिलें तो नमः संस्कृताय जरूर कहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमः संस्कृताय। काटे फाटे तो नहीं हो?